नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और आज मैं बात करूंगी वायुमंडल की परतों के बारे में। Today we'll talk about the layers of atmosphere. So first, what is atmosphere? Atmosphere is the layer of gases enveloping the surface of Earth. I repeat, atmosphere is the layer of gases enveloping the surface of Earth. It has multiple layers. The first one is troposphere, then comes stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. Before proceeding, I would like to point out a couple of things. एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सो पांच मुख्य लेयर्स। पर पहले मैं कुछ बातें पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, जब हम धरती से ऊपर दूर बढ़ते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर लेयर में घटता ही जाता है। जैसे हम धरती से दूर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, लेकिन टेम्परेचर का जो बर्ताव है वो एक सा नहीं होता। किसी लेयर में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ घट रहा होता है, किसी लेयर में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ बढ़ भी रहा होता है। इस बात को दिमाग में बिठाने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये जो लाल लकीर है ये टेम्परेचर को दर्शाती है। तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं टेम्परेचर घट रहा है। पहले 20 डिग्री था, फिर 0, फिर और भी कम हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है ऊंचाई के साथ, मेसोस्फेयर में फिर टेम्परेचर घट रहा है और थर्मोस्फेयर में फिर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर अलग अलग लेयर्स में अलग अलग बर्ताव करता है। लेकिन जो एयर प्रेशर है, देखिए, ये ट्रोपोस्फेयर में घट रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में और घट रहा है, मेसोस्फेयर में और घट रहा है और थर्मोस्फेयर में ये और घटता है। तो यही डिफरेंस है टेम्परेचर और एयर प्रेशर में। तो सवाल ये उठता है कि हर लेयर में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, उस पर ध्यान दें। और पहला जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि एयर प्रेशर क्यों घटता है। जो एटमॉस्फेरिक जो दबाव है, हवा का जो दबाव है, वो हर लेयर में घटता ही क्यों जाता है। पहला कारण ये है कि जब हम एटमॉस्फेयर में नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ decreases as we move away from the surface of the earth. So when we are close to the surface of the earth, via its gravitational pull, the earth is able to retain all those air molecules close to its surface. That's why there are numerous air molecules and there is a higher air pressure. When we move away from the surface of the earth, then the gravitational pull decreases and the earth is not able to hold on to all those molecules, and that is why the number of air molecules decreases as we move away from the surface of the earth. As a result, the air pressure also drops. अब पहली लेयर, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर is one of the most important layers of the atmosphere. एटमॉस्फेयर की सबसे जरूरी लेयर्स में से एक है, धरती के सबसे पास है। 99% of the water which is present in the atmosphere is present in the troposphere. जो वायुमंडल में जो पानी है उसका 99% ट्रोपोस्फेयर में ही है। मौसम से जुड़ी सभी घटनाएं इसी लेयर में होती हैं। All weather phenomena take place in this layer. Low flying aircrafts like helicopters and hot air balloons fly in the troposphere. तो हेलीकॉप्टर और हॉट एयर बलून भी ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ते हैं, क्योंकि ये लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं तो बहुत ऊंचा नहीं उड़ते हैं। तो सारे वेदर फिनोमेनन यहाँ होते हैं। मैक्सिमम एयर प्रेशर यहाँ है, यहाँ वाटर वेपर सबसे ज्यादा है, और ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो है 0 से 12 किलोमीटर या 0 से 18 किलोमीटर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइट वैरी क्यों करती है। तो इक्वेटर के पास जब 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है वहां पर मैक्सिमम गर्मी होती है, तो मैक्सिमम
एयर टर्बुलेंस भी होता है और मैक्सिमम कन्वेक्शन भी होता है. तो बिकॉज ऑफ द हीट at 0 degree latitude, which is the equator, there is more turbulence of air and there is more heat energy radiated from the surface of the earth, which makes the atmosphere to expand. As a result, the troposphere is thickest at the equator, which is up till 18 kilometers of height. Whereas when we go to the poles, it's colder, there is less turbulence, and there is less terrestrial radiation emitted from the earth. As a result, atmosphere is condensed, and at the poles, the troposphere is just 12 kilometers of height. I repeat, at the equator, because of higher heat energy, turbulence, and the layer of troposphere is up till 18 kilometers. Whereas when we go to the poles, the layer of troposphere is just 12 kilometers because it's freezing cold there and there's less thermal energy to expand the atmosphere. Now, within the troposphere, there's another layer of atmosphere, which is the transboundary layer or the trans layer. It's the sublayer of troposphere. It extends from 0 to 2 kilometers of height from the surface of the earth. ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही एक दूसरी लेयर होती है जिसको ट्रांस लेयर या ट्रांसबाउंड्री लेयर भी कहा जाता है. इसकी हाइट 0 से 2 किलोमीटर तक होती है. अब सवाल ये उठता है कि हम ट्रांसबाउंड्री लेयर को अलग से डिफाइन क्यों करें? क्योंकि 0 से 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो डायोर्नल चेंजेस ऑफ एनर्जी होता है, मतलब कि दिन और रात के बीच में जो भी एनर्जी का या टेम्परेचर का या मौसम का बदलाव होता है, वो 0 से 2 किलोमीटर की हाइट तक सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है. मतलब दिन में अगर धरती गर्म है तो 0 से 2 किलोमीटर तक की हाइट की हवा भी गर्म होती है, और जैसे ही शाम होती है, फिर रात होती है और धरती ठंडी होती है, 0 से 2 किलोमीटर तक की हाइट की जो हवा है वो भी ठंडी हो जाती है. तो जो भी टेम्परेचर अर्थ की सतह पर है, जो सरफेस पे है, वो तुरंत ही ट्रांसबाउंड्री लेयर में रिफ्लेक्ट होती है. Any change on the surface of Earth is immediately reflected in the transboundary layer, which extends from 0 to 2 kilometers within the troposphere. Hence, it's defined separately. Sometimes it's also called the trans layer. Sometimes it may be called the transboundary layer. अब हम ट्रोपोस्फेयर से आगे बढ़ते हैं. एक खास बात, ट्रोपोस्फेयर में जो तापमान है वो धरती की सतह से ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो तापमान घटता है. The temperature in the troposphere drops as we move higher up from the surface of the earth. It drops at the rate of 6.5 degrees Celsius per kilometer. हर 1 किलोमीटर जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे घटता है ट्रोपोस्फेयर में. ये महत्वपूर्ण बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये पूछा भी जा सकता है. What is the rate of decrease in temperature within the troposphere? So you can say the temperature of air decreases at the rate of 6.5 degrees Celsius per kilometer of height in the troposphere. Next is stratosphere. Again, a very important layer of the atmosphere. It also has the very important ozone layer. We all know that ozone layer absorbs ultraviolet radiation and prevents it from coming to the surface of the earth. And that's how all life form on the surface of the earth is preserved, because ultraviolet radiation in a huge amount can kill life forms on the surface of the earth. ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है ये गैस, और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को धरती तक पहुंचने नहीं देती, जिससे कि जीवन यहाँ सुरक्षित रहता है. स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है वो 18 से 50 या 55 किलोमीटर तक होती है. आई रिपीट, द हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज from 18 to 50 or 55 kilometers above the surface of the earth. The radiosonde instrument travels up to the stratosphere. Radiosonde instrument is an instrument used by the weather department for weather forecasting. I'll let you know all about this instrument in a separate video. तो stratosphere में radiosonde instrument वहां तक पहुंच जाता है. ये मौसम विभाग के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है. जितने भी जेट प्लेन्स और जितने भी इंटरनेशनल प्लेन्स हैं वो सभी स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, क्योंकि ये ऊंचाई पर उड़ने वाले हैं, तो ये भी स्ट्रेटोस्फेयर में होता है.
और टेम्परेचर जो है, तो तापमान जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता जाता है. I repeat, the temperature within the stratosphere rises as we go higher up within the stratosphere, rises with height. Why? Because the ozone layer absorbs high energy ultraviolet radiation and emits heat energy. ओजोन जो गैस है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है और हीट को रिलीज करती है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर गर्म हो जाता है. अब हम बढ़ते हैं मीजोस्फेयर की ओर. Troposphere, stratosphere, mesosphere. Mesosphere, the height of mesosphere is from 55 to 85 kilometers above the surface of the earth. उसकी जो ऊंचाई है 55 से 85 किलोमीटर सरफेस की ऊंचाई तक होती है. यहाँ टेम्परेचर नीचे से ऊपर की ओर घटता है. I repeat, the temperature falls down as we rise up higher in the mesosphere. The word mesosphere means cold sphere. So temperature यहाँ जो mesosphere में atmosphere का temperature है वो lowest होता है. So mesosphere is the coldest layer of the atmosphere. क्योंकि यहाँ कोई ओजोन गैस नहीं है जो कि रेडिएशन को ऑब्जर्व करे और फिर हीट एनर्जी रिलीज करे, इसलिए यहाँ ऐसा कोई भी फिनोमेना नहीं होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़े. तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली घटता जाता है मेसोस्फेयर में. और एयर प्रेशर ऑल्सो ड्रॉप्स इन द मेसोस्फेयर. सो द टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर बोथ ड्रॉप्स इन द मेसोस्फेयर एज वी राइज अबव. इस लेयर में एक इम्पोर्टेंट फिनोमेनन होती है कि जितने भी मेटियोर्स हैं, उल्का पिंड जो है वो आके इसी लेयर में खत्म हो जाती है. We all know that meteors come from outer atmosphere, enter outer space, enter the Earth's atmosphere, and due to atmospheric friction, meteors burn down. So most meteors burn down in the mesosphere and never reach the Earth. So mesosphere protects us from all of that. Mesosphere के बाद layer आती है, which is the fourth layer of atmosphere. It's the thermosphere. The word thermosphere itself means thermosphere, hot sphere, heat sphere. यहाँ पर जो हवा का दबाव है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बहुत दूर दूर फैले होते हैं. पर क्योंकि मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, तो अर्थ का जो भी रेडिएशन, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, जो भी रेडिएशन इस लेयर में आता है वो इन मुट्ठी भर मॉलिक्यूल्स को एकदम गर्म कर देता है. तो इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल्स उस हाई टेम्परेचर, उस हाई एनर्जी की वजह से और दूर दूर ट्रेवल करने लगते हैं. सो द टेम्परेचर इन द थर्मोस्फेयर increases drastically, and it is the hottest layer of atmosphere. The temperature increases as we go up, despite the fact that air pressure comes down. Like every other layer, the air pressure falls as we go up in the thermosphere. But the thermosphere, the temperature itself is immensely high. Satellites orbit the Earth in this layer. The International Space Station is also present in the thermosphere. The thermosphere extends from 85 to up to 500 or 600 kilometers from the surface of the Earth. The thickness of the thermosphere varies with variation in the heat coming from the sun. जो thermosphere का thickness है वो mostly 85 से 500 या 600 किलोमीटर तक होता है, लेकिन यह थिकनेस वैरी करती है. सोलर एनर्जी जैसे वैरी करता है एटमॉस्फेयर में आते हुए, वैसे ये थिकनेस भी वैरी करती है, क्योंकि जितना सोलर एनर्जी आता है उतना ही मॉलिक्यूल्स हीट होते हैं, उतना ही दूर भागते हैं. सो द इफेक्ट इज air molecules within the thermosphere absorb heat energy and the layer kind of puffs up. So it puffs up and it expands to 500 or 600 or maybe more kilometers from the surface of the Earth. यहाँ का जो तापमान है इस लेयर का वो 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 1000 या 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है. इतना गर्म हो सकती है ये लेयर.
नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स, जिसको ऑरोरा कहते हैं, I repeat, northern and southern lights, which are called auroras, also happen in the thermosphere. This is a brilliant show of light that happens in the northern and southern hemisphere, and photographers capture it all the time. I'll let you know more about this in a separate video. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो थर्मोस्फेयर के बारे में है कि वो ये है कि यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत गर्म होती हैं, और इसलिए इसको हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप थर्मोस्फेयर में खड़े हो जाएं तो आपके साथ क्या होगा? If you stand in the thermosphere, despite it being the hottest layer of the atmosphere, you will be freezing cold. आप सर्दी से ही मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो एयर मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम है, तो कोई एक आधा मॉलिक्यूल आपके स्किन से टच हो रहा है, वो कितना भी गर्म है आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं किसी और लेयर में, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में, जहां एयर मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इट्स वन ऑफ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और वहां पे अगर आप खड़े हो और वहां गर्मी है तो वहां पे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको टच करेंगे और आपको गर्मी फील होगी। लेकिन थर्मोस्फेयर में क्योंकि इक्का दुक्का मॉलिक्यूल्स आपको टच करेंगे, क्योंकि एयर प्रेशर बहुत कम है और लेयर बहुत थिन है, तो आपको कोई गर्मी फील नहीं होगी। तो ये फर्क समझे। हीट एनर्जी, जो ट्रांसफरेबल हीट एनर्जी है, वो बहुत कम है, बिकॉज द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स is immensely low in the thermosphere. If one stands in the thermosphere, he or she will die of cold. Whereas the molecules itself are very hot because they have absorbed all that high energy from the sun, and they're moving at a very high speed. तो ट्रोपोस्फेयर की बात हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो गई, मेसोस्फेयर की बात हो गई, थर्मोस्फेयर की बात हो गई। अब आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर इज द outermost layer of the earth. It extends from 600 kilometers to 10,000 kilometers outside of the surface of the earth. 600 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंड होता है एक्सोस्फेयर का, जो एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। और एक्सोस्फेयर में एयर का जो डेंसिटी, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नेग्लिजिबल. In fact, it is the layer through which sometimes air molecules are leaking outside into the outer space. Exosphere में जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो कभी कभी एक्सोस्फेयर से निकल के आउटर स्पेस में भी चले जाते हैं। और एक्सोस्फेयर की जो थिकनेस है वो भी अलग अलग किताबों में वेरी करती है। जैसे मैंने स्कूल में कुछ और पढ़ा था, पर अब मुझे पता है कि ये 10,000 किलोमीटर तक जाता है ये लेयर। कहीं कहीं पे लिखा होता है कि 20,000 किलोमीटर तक भी एक्सोस्फेयर एक्सटेंड करता है, क्योंकि एयर का जो एटमॉस्फेरिक जो डेंसिटी है इट्स सो लो, इतना कम है एक्सोस्फेयर में कि उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है कि एक्सोस्फेयर है कहाँ तक। द एटमॉस्फेरिक डेंसिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एक्सोस्फेयर इज सो लो दैट इट्स वेरी हार्ड टू measure its extent. And so different authors and different scientists say different things about it. In school, I read something else, but now I know that exosphere extends till at least 10,000 kilometers. Some books say it's maybe even 20,000 kilometers. So its extent certainly varies. तो अब हमने 5 major layers of atmosphere discuss कर ली। अब एक और बात जानते हैं, एक शब्द है जो बहुत किताबों में होता है और हमें जानना भी चाहिए, आयोनोस्फेयर। तो ये आयोनोस्फेयर क्या है? Ionosphere is not a distinct layer of the atmosphere, but it overlaps across mesosphere and thermosphere. This is the layer which has high concentration of ions in it, and these ions actually make radio signals possible, which makes radio and television communications possible. Ionosphere एक layer है जो mesosphere और thermosphere दोनों के ऊपर ओवरलैप करता है, और इसमें आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है, और इन्हीं आयंस की वजह से रेडियो और टेलीविजन सिग्नल्स पॉसिबल हो पाते हैं, और हम टीवी देख पाते हैं और हम आकाशवाणी सुन पाते हैं। तो ये इसकी खासियत है आयोनोस्फेयर की। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयोनोस्फेयर के बारे में भी हमने जाना, एक्सोस्फेयर के बारे में हमने जाना, ट्रांसबाउंड्री लेयर क्या होती है ये भी हमने आज समझा। और इन सब के भी अलावा अगर आपको कोई प्रश्न है
तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी. I think it's all about the layers of atmosphere. If you have any questions, please let me know in the comments and I'll certainly answer them. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.